प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य की बातें तथा विचार में स्वागत है। इस समय हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण के प्रथम सोपान में हमने वर्ण तथा वर्णों के उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार इत्यादि चीज़ों का अध्ययन किया। इस समय हम संस्कृत व्याकरण के द्वितीय सोपान संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संधि के सामान्य नियम तथा दीर्घ संधि पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए थे, अर्थात दीर्घ संधि के नियमों का अध्ययन किए थे। आज हम स्वर संधि के द्वितीय भेद गुण संधि के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए गुण संधि के नियमों को देखते हैं तथा इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गुण एक आदेशात्मक संधि है। हमने संधि के नियम में बताया था आपको कि इसमें एक तो दो वर्ण होते हैं, दोनों मिल करके दीर्घ बन जाते हैं। पिछले संधि में हमने बताया था। गुण संधि में क्या होता है, दो वर्ण तो होंगे लेकिन दोनों मिल करके एक नए वर्ण को जन्म देंगे, अर्थात एक नया वर्ण का आगम होगा। तो आज हम देखते हैं कि इसमें कैसे आपको कैसे यह समझाया जाए या कैसे इसको बेहतर ढंग से समझें। नियम बहुत छोटा सा है। पहले हम सूत्र देख लेते हैं। आद गुणा, आद में अ और आ को आद बोलते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आ, इसमें क्या है, गुण संधि का प्रथम वर्ण हमेशा और आ रहेगा। ये ध्यान रखना आपको, संधि पहचानने में सहूलियत रहेगी कि गुण संधि का प्रथम वर्ण यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण है ना, पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमेशा अ और आ होगा। उत्तर पद के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा। तो आद गुणा यानी अ और आ, प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा आद हो जाएगा। और अदेंग यानी एंग, ए ओ, द्वितीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा ए ओ। और बाकी दो चीज़ें और भी हैं तो हम इसके बताते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, हम बार बार चर्चा करते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व से तात्पर्य हमारा है लगने वाले समय, यानी वर्णों के उच्चारण पर लगने वाला समय, उसको ह्रस्व अथवा दीर्घ या प्लुत स्वर के रूप में विभाजित करता है। यदि हमको एक मात्रा के बराबर उच्चारण में समय लगेगा तो वह ह्रस्व हो जाएगा, और एक से अधिक मात्रा यानी दो मात्रा के बराबर लगेगा तो दीर्घ हो जाएगा, और दो से भी ज़्यादा मात्राओं का समय लगेगा तो वो प्लुत स्वर कहा जाएगा। ये हम वर्ण विचार में इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर विस्तार से नहीं करेंगे। आइए हम संधि के नियमों को जानते हैं। गुण संधि में यदि अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो ए बन जाएगा। अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए तो ओ हो जाएगा। अ अथवा आ के बाद री अथवा री आए तो अर हो जाएगा। और अ अथवा आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। बिल्कुल छोटा सा नियम है, इस नियम में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। हम उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से नियम और भी क्लियर हो जाएगा और भी स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ छोटा सा उदाहरण है, उप प्लस इंद्र। पिछले संधि में हमने बताया था आपको कि हम पहले वर्णों को तोड़ेंगे। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है प को हम पहले तोड़ेंगे। जैसे एक मैकेनिक होता है और मैकेनिक पहले इंजन को खोलता है अच्छी तरह से, फिर उसमें जो रिपेयर होता है वो रिपेयर करके फिर से बांध देता है। तो आज हम इसको खोलेंगे और इसका रिपेयर करेंगे, देखें क्या होता है इसमें। प है, अब प में हमारा अ की ध्वनि छिपी हुई है, यानी इसमें अ स्वर छिपा हुआ है। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई। देखिए तो संधि के नियम के अनुसार क्या कह रहा है, संधि के नियम में कि यदि पहला पद हमारा अ अथवा आ है, उसके बाद ई अथवा ई है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए। इन दोनों को आप मिला लीजिए, दोनों मिलकर के ए को जन्म दे दिए और इन दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। अब इनकी चर्चा हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे शब्द को जन्म दे करके अपने आप को खत्म कर लिए, समाप्त कर लिए। तो अब यहाँ पर हम प को ए से मिला लेंगे। देखिए फिर से इसको स्वर मिल गया, यानी स्वर की बैसाखी मिल गई, तो फिर से ये जीवित हो गया। हमारा ऊ पहले से था, इसको हम फिर से लिख लेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा बेहतर ढंग से। जैसे हमारा ऊ पहले से था और प में ए की मात्रा मिल गई तो पे हो गया, और आधा न और द्र ये भी हमारा पहले से बना हुआ है, इसलिए क्या बन गया, ये उपेंद्र, यानी इंद्र के छोटे भाई अर्थात विष्णु। अब देखिए ये साधारण सा नियम है।
ऐसे हम नीचे वाले को भी करेंगे तो बिल्कुल यह समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे हमारा अंतिम वर्ण है म में आ की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए आ और प्लस यहाँ ई, इंद्र का बड़ी ई, इन दोनों को हम फिर से वही करेंगे, दोनों का मेल कराएंगे और मेल कराने के बाद एक हमको नए वर्ण की प्राप्ति होगी। आ प्लस ई बराबर ए। जैसे यहाँ पर दिया था, आपका ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी रहेगा, परिवर्तन होकर के ए ही बनेगा इसमें। तो ये बन गया हमारा ए। फिर हम जो कहते हैं पहले वाली प्रक्रिया करेंगे, जैसे खोले थे नट बोल्ट को, नट बोल्ट फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, नए पुर्जे डाल करके हमने इसमें एक नया पुर्जा डाल दिया यहाँ पर और पुराने पुर्जे को बदल दिया। तो पुराना पुर्जा बदलने पे क्या हो गया, नया पुर्जा मिला कि नहीं मिला, मिला। तो म में ए मिल गया तो क्या बन गया हमारा में। अब देखिए फिर हम यहाँ पर भी इंजन को फिट कर देंगे, यानी इस शब्द को पूरी तरह से निर्मित कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, र म में ए की मात्रा लग गई और फिर शह, तो बन गया हमारा रमेश है। इसी प्रकार से वृक्ष प्लस ऊपरी, अंतिम का वर्ण हमारा है छ। छ को हलंत कर दीजिए, फिर यहाँ हमारा अ निकल गया और अ के साथ हमारा ऊ मिल गया। अब अ और ऊ को मिला लीजिए संधि के नियम के अनुसार। देखिए यहाँ पर द्वितीय नियम आपका क्या है, अ अथवा आ के बाद ऊ अथवा ऊ हो तो क्या बन जाएगा, ओ। तो हमारा यहाँ नया शब्द प्राप्त हो गया ओ। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, जैसे आपने खोला था इंजन को, इंजन फिर बांधेंगे। ठीक है, यानी शब्द को फिर से जोड़ेंगे, जैसे तोड़ा था हमने उसी क्रम में जोड़ेंगे। यही संधि के मूल नियम हैं कि हमको शब्दों को तोड़ना जोड़ना आना चाहिए। वर्ण परिचय में हमने बताया था, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम इस पर फिर से चर्चा कर देंगे, बता देंगे कि वर्णों को कैसे तोड़ा जाए। कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनको तोड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर ओ प्राप्त हो गया, यानी अब इस ओ को छ से मिला दें, क्या बन जाएगा हमारा छो। तो वृक्ष हमारा पहले था व्री और छ में ओ की मात्रा फिर परी, हो गया वृक्षोपरि, अर्थात वृक्ष के ऊपर। और ऐसे ही हमारा है अगला गंगा प्लस उद्गम। देखिए गंगा शब्द यहाँ ये पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इस पर ध्यान देना है। कई बार ऐसा हो जाता है, आप कहते हैं इसमें लास्ट का ग अधूरा है कि अंग अधूरा है, यहाँ कन्फ्यूजन है ना। तो हम इसको पहले तोड़ के देखते हैं क्या होगा इसमें। इसमें हमारा पहले आधा अंग प्लस आधा ग प्लस आ, ये ध्यान दीजिए। जब आपको तोड़ना आ जाएगा तो निश्चित तौर पे संधि के नियम में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और रटने के लिए हम कितना भी रट लेंगे, जब तक हमको शब्दों को तोड़ना नहीं आएगा तब तक संधि हमेशा हमको परेशान करती चली जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है और इसको फिर वही प्रक्रिया करेंगे। आ हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर, ये जरूर सीख लीजिएगा इसको निर्माण करना। आधा अंग और ग में आ की मात्रा लगी, इसलिए हमने आ को अलग कर लिया। और ध्यान ये रखना है कि ऐसे संयुक्त व्यंजन जहाँ भी आए, हालांकि यहाँ भी एक व्यंजन संयुक्त है, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल तो इसको हम एक ही व्यंजन मान करके आपको पढ़ाते हैं। और उद्गम का ऊ, तो आप देखिए नियम क्या कर रहा है, इन दोनों को आप मिला लीजिए। तो आ प्लस ऊ बराबर ओ। ठीक है, सेम नियम प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या होगा, हम ग से ओ को मिला लेंगे तो बन गया हमारा गो। लेकिन एक हमको और भी काम करना है, तो इस काम को हम इसको जोड़ते समय कर लेंगे। क्या हो गया हमारा आधा ग, सॉरी यहाँ हमारा पूरा ग है, इसको हम ले लेंगे। फिर आधा अंग है, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो गंग फिर गा, या जब हम लिखते लिखते ज़्यादा थक जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रयत्न लाघव करते हैं। ये प्रयत्न लाघव है कि हम दो शब्दों को एक साथ सटा दिए और सटा के लिख लिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया अंग लिखिए, इसी के नीचे हम ग बना देंगे और ये कर देंगे, इसमें आ की मात्रा, ये हो गया गंगा। ठीक है, अब उद्गम है तो हमारा क्या था, एक ध्यान देना है, हम अभी बता रहे थे आपको कि ओ अ और आ, देखिए आ और ऊ मिलकर ओ बन गया। तो हम इन दोनों के अस्तित्व की चर्चा अब नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फिर ओ के अस्तित्व की चर्चा करेंगे। तो जब जो है हमारा ग से ओ मिला तो गो बन गया, तो क्या बन गया गंगो, और फिर आगे हमारा द क म, गंगा का जल। देखिए
जब हम संधि करते हैं तो दोनों शब्द हमारे सार्थक होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग पूछ लेते हैं जी इसमें संधि बताओ, कुछ निरर्थक से शब्द ले आते हैं, या कोई एक ही पद ले आ लिए। संधि तभी होगी जब दो पद होंगे, तभी हम दोनों पदों के प्रथम अंतिम और प्रथम वर्ण की संधि करेंगे। और जब हमारा एक ही पद रहेगा तो उसमें संधि नहीं होगी। तो ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई ऐसे उलझाने वाले सवाल आपसे कोई करे तो उसको आप जवाब दे सकिए कि जब संधि हम करेंगे, संधि तभी करेंगे जब हमारा दो पद रहेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, गंगा एक नदी है, उदक माने जल, यानी गंगा का जल, गंगोदकम माने गंगा का जल। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कठिन नहीं है, नियम बड़ा आसान सा है, केवल हम उलझ जाते हैं नियमों में। तो नियमों में उलझना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है हमको। सबसे बड़ा नियम यही है कि शब्दों को तोड़ना सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर है कृष्ण प्लस रिद्धि, सेम यही है। हम अण लेंगे, अण को हलंत कर लेंगे और इसमें से हम स्वर निकाल लेंगे। स्वर क्या है हमारा अ, और आगे हमारा एक दूसरा स्वर आ रहा है री। नियम कह रहा है कि यदि देखिए यहाँ पर अ अथवा आ के बाद री अथवा बड़ी री रहे तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बनेगा इसका, अर, र में हलंत हो जाएगा। अब देखिए सेम वही प्रक्रिया इसमें है। यहाँ पर अण हमारा अधूरा हो गया है, यानी यह बिना स्वर का हो गया, तो इसको हम स्वर से मिलन करा देंगे और बन गया। तो अण हमारा पूरा हो गया। तो क्या हो गया, क्री और आधा स्वर जो कहते हैं रहेगा। देखिए इन दो वर्णों में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, लास्ट के वर्णों को हम बना रहे हैं। लास्ट के वर्ण से ही जो कुछ परिवर्तन करेंगे सो करेंगे। तो क्री हो गया, आधा स और यहाँ पर कृष्ण। ठीक है। अब एक रह गया, ये रह हमारा, इसका अभी कहीं सेटलमेंट नहीं हो पाया है। आप ध्यान दीजिएगा, इस ऋण के साथ तो हम अ को मिला लिए तो हमारा ऋण पूरा हो गया, लेकिन ये र हमारा अधूरा रह गया। तो इस अधूरे को स्वर की तलाश है, लेकिन इसको स्वर कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो जब स्वर नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा पता है आपको? जब स्वर नहीं मिल रहा है, जो इसके पीछे कोई व्यक्ति आ रहा है वो इसको क्या करेगा, कृष्ण, और ये लास्ट का हमारा वर्ण है कृष्ण रिद्धि, है ना। रिद्धि तो था ही पहले से, तो इसके ऊपर चढ़ा लेगा। यानी जो इसके आगे वाला व्यक्ति है क्या करेगा, इसको जब साथी थक गया उसको स्वर नहीं मिल रहा है, विकलांग हो गया, तो अपने कंधे पर चढ़ा लिया। यहाँ पर आपको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। ये रेफ के 3 विधान हैं। र हमारा अक्सर परेशान करता है। कई बार हम समझते हैं कि र कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा। अगर नीचे लगा है तो र पूरा है कि उसके साथ वाला वर्ण आधा है, अब पूरा है। तो ये विचार करिएगा, अगर र आधा होगा तो कहाँ जाएगा, सिर पे जाएगा, और अगर र पूरा होगा तो कहाँ जाएगा, पैर पे जाएगा। ठीक रहेगा। जैसे हमारा यहाँ पर आ गया, ये र आधा था, इसके ऊपर चला गया। अब मान लीजिए हमारा प्र है, हम अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, भ्रम में रहते हैं कि इस प्र में र आधा है कि प आधा है। कई बार ये सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमारा प आधा है और र पूरा है। ठीक है। तो जब पूरा रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, पैर पे चला जाएगा, पैर पकड़ लेगा उसका। ठीक है। और जब जो है, यानी पैर कैसे पकड़ लिया, प हमारा विकलांग था तो र क्या हो गया, इसका पैर बन गया, यानी उसको सपोर्ट कर दिया, सहारा कर दिया, ताकि उसका उच्चारण हो सके। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और भी कई चीज़ें हैं जो रेफ के संबंध में हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। बीच में जैसे वर्ण आते रहेंगे हम इसको बताते रहेंगे आपको, तो थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयत्न करिए। यानी र अगर हमारा आधा है तो ये ऊपर जाएगा, र हमारा पूरा है तो नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक शब्द है महा प्लस ऋषि। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। हमारा वर्ण है अंतिम का हा, तो हा को हम क्या करेंगे, ह में से आ निकाल लेंगे। ठीक है। आ निकालने के बाद फिर आगे हमारा आता है री। अब इन दोनों का करा देंगे मेल, जैसे यहाँ हमने कराया था। तो प्रक्रिया तो वही है, नियम वही है कि यदि अ हो या आ हो, दोनों के साथ सेम नियम लागू होता है। तो री का क्या बन गया हमारा, और। अब देखिए और बन गया, और आगे की जो हम कार्यवाही है वो भी इसी में करेंगे। ह को अ से मिलाएंगे तो ह हमारा पूरा बन गया।
और फिर भी र हमारा यहाँ पर आधा रह गया, तो ये बन गया हर। अब हम इसको जब और व्याख्यायित करेंगे तो आपको ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है इसमें थोड़ा आपको बिल्कुल ध्यान देना है। री वाले मसले अक्सर परेशान करते हैं। री प्रयोग में कम आता है इसलिए ज़्यादा आपको दुखी करता है। हालांकि उदाहरण इसके थोड़े ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी पेपरों में अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, म हमारा यहाँ पहले से था महर्षि का, तो म को हम यहाँ ले लेंगे और यहाँ हमको क्या मिल गया, ह मिल गया है, ह ले लिए। और आगे हमारा शी है। अब देखिए इस र का कहाँ सेटलमेंट होगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जैसे पहले वाले में आपने किया था कि जब र हमारा आधा है तो कहाँ चल जाएगा, सिर पे चला जाएगा, सामने वाले के जो उसका साथी है, साथी के सिर पे सवार हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है घर से, आप अपने आप अभ्यास करिए। जैसे ये हमारा है, इसका विच्छेद करना है, विच्छेद करके अभ्यास करिए और जहाँ कहीं दिक्कत आ जाए उसको सीखने का प्रयत्न करिए। सप्तर्षि ये अक्सर पूछा जाता है पेपरों में। इन सब चीज़ों को आप समझने का प्रयत्न करते रहिए और हमारे संपर्क में भी रहिए। देखिए कोई भी चीज़ हो, जितना अभ्यास करेंगे उतना बेहतर आएगी। खास तौर से व्याकरण और मैथमेटिक्स दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती हैं। साहित्य को तो हम एक बार पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन व्याकरण में नित्य नवीन परिवर्तन होते रहते हैं। नए नए शब्दों का उसमें प्रयोग होता रहता है और वो नए शब्द फिर आकर के हमको उसी व्याकरण में फंसा देते हैं। तो यहाँ हमको समझना है इस नियम के तहत जो जो चीज़ें आई, ज़्यादातर हमने इसमें यहाँ पर उल्लेख कर दिया। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो या कुछ चीज़ ऐसी हो जो समझने में कठिनाई होती हो तो वहाँ आप मिल सकते हैं। अब इसका एक लास्ट उदाहरण रह गया लृ का। लृ यानी तो अब इसमें एक शब्द आता है हमारा, सातवां उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तव प्लस लृकार। तव प्लस लृकार में क्या है, यहाँ पर देखिए सेम वही प्रोसेस है, हमारा सेम प्रक्रिया है। वह को हम हलंत कर लेंगे, इसमें से अ को निकाल लेंगे और यहाँ पर लृ को ले लेंगे। इसका पहला वर्ण चूँकि जानते हैं, ये अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण है, तो इसमें कोई विकार नहीं है, इसलिए हम इसमें तोड़ जोड़ नहीं करेंगे। ज्यों कहते हैं लृ को ले लेंगे, क्योंकि लृ हमारा स्वर है। देखिए यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है, पेपरों में पूछा जाता है कि लृ स्वर है या व्यंजन है, तो आपको ध्यान देना है लृ यहाँ पर स्वर है, व्यंजन नहीं है। बेशक ल हमारा स्वर व्यंजन है, लेकिन लृ स्वर है, तो इसलिए आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। लृ में कोई खंड नहीं करना हमको कि पता लगा आप ल में री निकालना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। लृ हमारा स्वर है, परफेक्ट है, पूर्ण है। तो लृ को क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर नियम में क्या था हमारा, देखिए ध्यान से, लृ को अल, ठीक। तो यहाँ पर हम लृ को अल बना लेंगे। पहले वाली प्रक्रिया यहाँ भी दोहराएंगे, वह के साथ अ का मिलन करा देंगे तो वह हमारा पूरा हो जाएगा और ल हमारा अधूरा है, यहाँ लिख लिए। अब देखिए इसको पूरा करते हैं, त व फिर ल आधा आ रहा है, फिर कार, तो क्या बन गया हमारा, तवलकार। छोटे से नियम है, छोटा सा सूत्र है। तो मैं आशा करता हूँ कि गुण संधि के जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, जो भी इसमें बारीकियाँ थीं, वो आप तक पहुँच गई होंगी। फिर भी अगर कुछ बचा रह गया है तो हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर इससे संबंधित कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई समझने में दिक्कत आई है तो आप हमसे संपर्क करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लाइक किसको करेंगे, लाइक हमारे वीडियोज़ को करिए। चैनल तो हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने आप उस पर वीडियो जाते रहेंगे तो निश्चित तौर पे इस पर सुधार किया जा सकता है और अपने आप में जो व्याकरण की कठिनाइयाँ हैं, संस्कृत व्याकरण जो जटिल लगता है, उसकी जटिलता को हम कम कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।